मेरा बैकग्राउंड माँ बाप दोनों अशिक्षित और किसान और मजदूर परिवार से संबंधित। गेहूं की रोटी हमको तब नसीब होती थी जब घर में कोई मेहमान आता था। फल हमको तब नसीब होते थे जब कोई रिश्तेदार आता था। आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी अपने बैकग्राउंड को, अपनी पृष्ठभूमि को अपनी कमजोरी ना बनने दें, उसे अपनी ताकत बनाएं। दोस्तों, अगर आप गांव के बैकग्राउंड से हैं, किसान परिवार से हैं, हिंदी भाषी या कोई भारतीय भाषा भाषी हैं, तो आपको कमज़ोर होने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम बातें आपकी सफलताओं में बाधक नहीं, साधक भी साबित हो सकती है। नज़रिए का फ़र्क है, नज़रिए का सवाल है कि किस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपनी कमज़ोरी बनाएंगे तो ये आपकी कमज़ोरी साबित होंगी। अगर आप अपने अंदर जोश और जुनून भर के इन चीज़ों को अपनी ताकत बनाएंगे तो यही चीज़ें आपकी ताकत बन जाएंगी। मैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। यहाँ तक का मेरा सफ़र बहुत आसान नहीं रहा, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं रहा। मेरा बैकग्राउंड सरकारी स्कूल, किसान परिवार, गांव और उससे भी ज़्यादा गरीबी की स्थिति, इन तमाम चीज़ों को मैंने कभी अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। मेरा बैकग्राउंड माँ बाप दोनों अशिक्षित और किसान और मजदूर परिवार से संबंधित। उस किसानी और मजदूरी में उन्होंने मेहनत करके मेरे ऊपर भरोसा जताया और मैंने उनके सपनों को साकार करने की कोशिश की। आप भी सब अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे फिर यही बात दोहराना चाहूँगा मेरे कुछ अनुभवों के माध्यम से कि आप ये कर सकते हैं। बस आपके अंदर मेहनत, ईमानदारी, जोश और जुनून चाहिए, वो आप कर सकते हैं। एक उस किसान परिवार से संबंधित होना जिसमें 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता है। मेरा अपना तजुर्बा यह है कि जिस इलाके में मेरा जन्म हुआ वहाँ पर गेहूं की पैदावार नहीं होती। गेहूं की रोटी हमको तब नसीब होती थी जब घर में कोई मेहमान आता था। फल हमको तब नसीब होते थे जब कोई रिश्तेदार आता था, जैसे बुआ फल लेकर के आती थी। उसके अलावा हमको कभी फल या गेहूं की रोटी या सब्जी नहीं मिलती थी। बहुत ही जिसको आप गरीबी रेखा का जीवन कह सकते हैं, उस तरह का जीवन जीने के बावजूद और दिन भर खेती किसानी में व्यतीत करने के बावजूद घर वालों की उपेक्षा, एक इस तरह की उपेक्षा कि उनके पास में बच्चों को देखने के लिए समय नहीं है। हम उस परिवेश से आए जहाँ पर बच्चे के पीछे माँ बाप खाना लेकर नहीं दौड़ते थे, बच्चे खाने के पीछे भागते थे कि उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, टाइम पे खाना मिल जाए। उस खाने के पीछे वो भागते थे, अच्छा खाना मिल जाए। शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए मैंने यहाँ तक का मुकाम हासिल किया। कुछ लोगों को मेरी कहानी दिलचस्प लगती है, इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये कहानी इसलिए शायद दिलचस्प हो सकती है कि मेरी जैसी स्थिति में इस देश के लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो हताश है, निराश है। बेरोजगारी का दौर है, निराशा का दौर है। इस निराशा और बेरोजगारी के दौर में वो अपने बैकग्राउंड को लेकर के निराशा में है, आत्मविश्वास की कमी है। मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करिए, जोश पैदा करिए, जुनून पैदा करिए। आपका किसानी बैकग्राउंड, आपका मजदूरी का बैकग्राउंड आपकी कोई बाधा नहीं पैदा करेगा। अगर आप भारतीय भाषा माध्यम में पढ़े हैं, ये भी कोई आपकी कमजोरी नहीं है। मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन तक मैंने अपनी सारी की सारी पढ़ाई सरकारी स्कूलों से, सरकारी कॉलेज से, आसपास के घर के आसपास से की। 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, 1 जोड़ी से ही काम चलाया। जीवन का पहला मैंने, जिसको पतलून कहिए, पैंट कहिए, वो 10वीं क्लास में सिलाया, उससे पहले कभी नहीं। वो भी सिर्फ सरकारी स्कूल में पहनने की बाध्यता के कारण उसमें पाती लगाकर कई साल तक वो पहना और
उन दिनों में मैं भैंस चराता था। मेरे साथ के बहुत सारे लोग भैंस चराते हुए रह गए, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। उन्होंने, कुछ लोगों ने, उनके अंदर निराशा घर कर गई। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग बहुत सफल है, बहुत अच्छी जगहों पर पहुंच चुके हैं। वो भैंस चराते हुए मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया। मेरे जीवन में बदलाव का जो माध्यम बना वो है जेएनयू प्रवेश परीक्षा। चूंकि राजस्थान में सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों के नाम राजकीय के साथ शुरू होते हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में जानता भी नहीं था। मेरे भैया ने बताया, उन्होंने फॉर्म भरा, तो मैंने सोचा कि शायद कोई प्राइवेट कॉलेज है। मैंने कहा इसमें फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है, प्राइवेट पढ़ाई यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसको हम आप कह सकते हैं कि जो नॉन कॉलेजिएट वाली पढ़ाई है वो हम डिस्टेंस मोड में यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने जेएनयू का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं था कि एक इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, उसका फॉर्म भरा गया। मैं उसकी परीक्षा देने के लिए पहली बार दिल्ली आया। वो सन 2001 का साल था। उस 2001 ने मेरी दुनिया बदल करके रख दी। मेरे जीवन में दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी। एक, मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ। दूसरा, उसी साल, उसी 2001 ने, जब मैं जेएनयू की परीक्षा देने आया था, उसी दौरान मेरे पिताजी की असामयिक मृत्यु हो गई। बिना बाप के आगे की पढ़ाई जारी रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन मेरे परिवार ने सहयोग दिया। और जिस इलाके से, राजस्थान के जिस इलाके से मैं आता हूँ, उस इलाके में, वहाँ के लोगों में एक जोश और जुनून है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो अपनी ज़मीन बेचकर, मजदूरी करके भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। मेरे माँ बाप ने जब तक वो जिंदा रहे हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जब पिताजी नहीं रहे तो एक ऐसा वो संयोग हुआ कि उसी वक्त मेरा जेएनयू में सिलेक्शन हुआ। और जेएनयू अपने आप में एक बहुत ही सस्ती, ना के बराबर फीस वाली जगह है, एक बेहतरीन विश्वविद्यालय, एक आदर्श विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की मैंने कल्पना की। उसमें भी एडमिशन एक दिलचस्प वाकया है। मैंने परीक्षा दे दी, लेकिन मैं उसको भूल गया। 2 महीने बाद जब मैं एडमिशन की तलाश में दिल्ली विश्वविद्यालय आया, तो जिस दिन मैं एडमिशन के लिए वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय गया, मैं कुछ देर से पहुँचा। उन्होंने कहा कल आइए। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देखा जाए, जिसकी परीक्षा दी है उसका परिणाम पता किया जाए। उस दिन मैं पूछते पूछते मोरी गेट आया। मोरी गेट से 621 नंबर की बस ली। कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाना है। मैंने कहा जेएनयू जाना है। उसने कहा जेएनयू में कहाँ जाना है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एक से अधिक बस स्टॉप हो सकते हैं, 7-7 बस स्टॉप हो सकते हैं। मैंने कहा भाई, जहाँ पर परीक्षा परिणाम आता हो, जहाँ रिजल्ट आता हो, वहाँ पे उतार देना। वो जुलाई 2001 का साल वक्त था। उस दौरान कंडक्टर ने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर उतार दिया और अंदर जाकर मैंने देखा कि परीक्षा परिणाम की सूची में मेरा नाम है, सबसे ऊपर मेरा नाम है। देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे तब भी ये ख्याल नहीं आया कि यूनिवर्सिटी कितनी बेहतर है। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, मेरा नाम है। लेकिन जब मैं वहाँ पढ़ने के लिए आया, लोगों को मैंने बताया कि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन हो गया है। ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया कि उस दिन अगर मैं जेएनयू नहीं आया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, क्योंकि मुझे कोई कॉल लेटर, मुझे कोई सिलेक्शन का लेटर कभी प्राप्त नहीं हुआ। डाक की अव्यवस्था की वजह से या जिन भी वजहों से मुझ तक वो सूचना नहीं पहुंच पाई। वो सूचना, उस दिन जो मेरा आना, वो संयोग मेरे जीवन को बदल देने वाला साबित हुआ। शुरू में थोड़ी मेरे अंदर निराशा थी, क्योंकि दूसरे राज्यों के विद्यार्थी काफ़ी अच्छी भाषा बोलते थे। उनका नॉलेज का लेवल मुझसे अपने से ज़्यादा लगता था, क्योंकि क्लास में वो अच्छे सवाल पूछते थे और मैं क्लास में सबसे ज़्यादा संकोची था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं पहली से और ग्रेजुएशन तक जो विद्यार्थी सबसे संकोची रहा हो, वो बोलने की दुनिया में आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ ये संयोग घटित हुआ और मैंने अपने संकोच को तोड़ा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी मेहनत की है। मैंने मेहनत की और जब पहले सेमेस्टर के रिजल्ट्स आए तो मैं औसत से अच्छा था, औसत विद्यार्थियों से अच्छा था और क्लास में सबसे पहला जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मेरा हुआ। इसने मेरे आत्मविश्वास को, मेरे जोश को, मेरे जुनून को और हवा दी, मुझे और प्रोत्साहन दिया। फिर मैंने जेएनयू में ही एमफिल का एंट्रेंस दिया, उसमें भी मेरी अच्छी रैंक आई। इससे लगातार मैं फिर आगे बढ़ता चला गया, मेरे सपने आगे बढ़ते चले गए
और उसी विश्वविद्यालय में पढ़ते पढ़ते जब मैं पीएचडी में आया तो उसी दौरान मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाने का ऑफ़र मिला। मैंने वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। उसी दौरान पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में मेरा परमानेंट सिलेक्शन हो गया, जहाँ पर मैंने लगभग 1 साल तक जॉब किया। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ा रहा था उसी दौरान जेएनयू में एक वैकेंसी आई जिसमें 35 लोगों ने इंटरव्यू दिया। उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वो मेरा आत्मविश्वास ही था जिसने मुझे अच्छा इंटरव्यू देने और एकेडमिक्स में सक्रिय होने का हौसला दिया। उसी आत्मविश्वास के सहारे मैं आगे बढ़ता चला गया और आज मेरे साथियों का कहना है कि मैं जेएनयू का सबसे युवा एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इसके साथ साथ मैंने पिछले 10 साल में लगातार अपनी सक्रियता के माध्यम से अखबार, पत्रिकाओं, इनमें लेखन के माध्यम से एक लेखक के रूप में अपनी एक स्वतंत्र छवि का निर्माण किया है, जो मेरी अध्यापकीय छवि से स्वतंत्र है, अलग है। उसमें मैंने अपने आप को एक एक्सपर्ट के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की है। आज बड़े बड़े चैनल, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, तमाम चैनल मुझे दलित आदिवासी विश्लेषक के तौर पे, एक विशेषज्ञ के तौर पे बुलाते हैं, चुनाव विश्लेषण के लिए बुलाते हैं। तमाम अखबार और पत्रिकाएं मुझसे कॉलम लिखवाती हैं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, तमाम अखबारों में मैंने लिखा है और लगातार लिख रहा हूँ। हाल ही में मैंने ऑनलाइन कोर्स डेवलप करने की दिशा में अपना काम शुरू किया है और यूजीसी एमएचआरडी ने मुझे एक पूरा कोर्स ऑनलाइन डेवलप करने के लिए दिया है। और उससे भी एक नई ताज़ा बात यह है कि भारत सरकार के आईसीसीआर ने मुझे एक विदेशी विश्वविद्यालय, टर्की के अंकारा विश्वविद्यालय में डेपुटेशन पे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में चुना है। मैं जल्दी ही बाहर जाने वाला हूँ हिंदी पढ़ाने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। ये तमाम ऐसे प्रसंग हैं जो मेरे जीवन को बदल देने वाले हैं। कहाँ मैं भैंस चराता था, पशुओं के लिए चारा काट के लाता था और घर की जो दैनिक कार्य है उनको संपन्न करते हुए अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था, एक जुनून था, मेरे अंदर एक जज्बा था जो मैंने शुरू से सोचा कि कुछ अलग करना है, अपनी मेहनत के दम पे करना है, क्योंकि कोई ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, खुद ही करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं आप में से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई ऐसे मार्गदर्शक नहीं है जिनके आसपास, जिनका अंग्रेजी माध्यम का बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई अमीरी का बैकग्राउंड नहीं है। वो सब निराश ना हो, आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी अपने बैकग्राउंड को, अपनी पृष्ठभूमि को अपनी कमजोरी ना बनने दें, उसे अपनी ताकत बनाएं। आप कंपेयर करिए अपने आप को शहर के बच्चों से, अमीर बच्चों से। आपने दोनों देखा है, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ देखी है। उनकी दुनिया आधी दुनिया है, आपकी दुनिया पूरी दुनिया है। और ये पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ एक महकमा नहीं, पूरी की पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी अगर आपको खुद में यकीन होगा, खुद के अंदर आपको विश्वास होगा, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। वो आत्मविश्वास अपने अंदर भरिए, वो जुनून और जोश अपने अंदर भरिए, वो ही आपकी दुनिया को बदल देगा। आप देखिए कि गाँव में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको वजीफा नहीं मिलता, कोई फेलोशिप नहीं मिलती, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनके सामने ये सवाल खड़ा होता है। आप उनको पढ़ने की बात कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमारा लड़का अगर मजदूरी करेगा तो हमारे घर में 2 वक्त का चूल्हा जलेगा। उन माँ बाप को आप समझाइए। और अगर आपके माँ बाप भी ऐसा सोचते हैं कि आपको कोई छोटा मोटा काम दिला करके आपको पढ़ाई से दूर कर दे, पढ़ाई से अलग कर दे, निश्चित तौर पर देश में निराशा का माहौल है, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिए। आप किसी छोटे लक्ष्य में मत पड़िए, आप बड़ा लक्ष्य बनाइए। ये पूरी दुनिया, पूरा जहान आपका है। अगर आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो मध्यम और औसत लक्ष्य तो आपके आसपास यूं ही घूमते हुए नजर आएंगे आपको। बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ी लकीर खींचिए, इतनी बड़ी लकीर कि जो आपकी दुनिया को बदल दे, जो आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता दिखाए, एक नई दिशा दिखाए। क्योंकि ये दिशा सिर्फ आपके लिए नहीं है, इस हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए है। आप इस हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करें। अपने हौसले को कभी कम ना होने दें, अपने जोश को कम ना होने दें, अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। बस अपने अंदर जोश और जुनून बरकरार रखिए।
धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।